प्रसाद और शारदा की दंपति ने एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया था। बेटा रमेश और बहू अनामिका के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर हरीश और भव्या का जन्म होता है। 1 महीने पहले तक सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर सुखाड़ के कारण अचानक से सभी की जिंदगी दुखों के बादलों से ढक गया। प्रसाद और शारदा दुखी होकर अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे। रमेश खड़ा हुआ था। अनामिका एक चटाई पे बैठ के दोनों बच्चों का सर अपने गोद पे रख के उन्हें सुला रही थी। वो बात नहीं है, पूरा गांव में सुखाड़े, हमें कहाँ से काम मिलेगा? आपने जब कहा था काम मिल जाएगा, तब आपको ये सुखाड़ नहीं दिखा था? हम दोनों नहीं जानते थे ऐसा हो जाएगा माँ। अब देखो, देखते देखते 1 महीना हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बच्चों को खिलाने के लिए भी घर में एक दाना नहीं है। शारदा जब ऐसा कह रही थी, अनामिका अपने बच्चों को देखती है जो उसके गोद में सो रहे थे। उसे बहुत दया आती है। जब तक तालाब में पानी था, हमारे खेत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। खाने के लिए भोजन था, कपड़ों की दिक्कत नहीं थी, ना ही पढ़ाई लिखाई की। जिंदगी भी अच्छे से कट रही थी। अब जब तालाब में पानी नहीं तो पूरा जमीन भी एकदम सूख गया है। सारे अनाज भी खत्म हो गए। अब ना कोई काम है और ना ही जेब में पैसे हैं ताकि बच्चों के लिए ही कुछ खर्च कर दे। ऐसी परिस्थिति हो गई है। माँ जी, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? ये सब कहते हुए मन में इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो मजाक में कहती है, तो तुम मायके जाके पैसे ले आओगी या फिर 1 महीने के लिए खाना ले आओगी? आप तो मेरी मायके की परिस्थिति जानती है माँ जी। गुजारा के लिए हर कोई मजदूरी का काम करता है, ऊपर से अभी मेरी बहन की शादी भी है। कोई बात नहीं बहू, वैसे अगर हम तुम्हें मौका दे तो तुम क्या करोगी? बताओ अनामिका, कल रात जो तुम मुझे बता रही थी वो बात तुम माँ पिताजी को भी बता दो। फिर शारदा मजाक करते हुए कहने लगती है, बताओ बहू, हमें भी दिव्य ज्ञान दे ही दो। कहो बहू, मुझे पता है तुम जो भी कहोगी या सोचोगी वो हमारे परिवार के अच्छाई के लिए ही होगा। तुम अपनी सास की बातों से तो परिचित हो, उसकी बात तुम छोड़ ही दो। वो पिताजी, मैं मिट्टी की चूड़ियाँ बनाकर बेचना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात उसने कहा, शारदा अपने सारे दांत बाहर निकाल के जोर जोर से हंसने लगी। सबको लगने लगा कि बहू की ऐसी बातें सुन के शारदा मानो बिल्कुल पागल हो गई है। फिर शारदा खुद को संभालते हुए कहती है, अभी सुखाड़ है, पीने के पानी के लिए हमें 2 माइल चल के जाना पड़ रहा है। मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने के लिए मिट्टी, पानी, ये सारी चीजें तुम कहाँ से ले आओगी बहू? तब तक हम क्या यहाँ पे भूखे बैठे रहे? हाँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के प्रसाद बिस्तर से उठ के सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वहाँ पुराना बक्सा खोलकर घर के कागजात लेकर वो उनके पास लौट आते हैं। उनके हाथों में घर के कागजात देखकर शारदा कहती है, ये क्या लाए है जी? घर के कागजात है क्या ये सब? ये सब घर के कागजात है। मुझे बहू पे पूरा भरोसा है। जब भी हम मुसीबत में फंसे हैं, अपनी बुद्धि और फैसलों से ही उसने हमें हर बार बचाया है। तो अभी भी वो हमें बचाएगी। इसीलिए घर के कागजात गिरवी रख के मैं बहू को कुछ पैसे दूंगा और बाकी बचे हुए पैसों से मैं घर का राशन पानी ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो कागजात लेके घर से जा ही रहे थे कि शारदा रोकती है, पर वो सुनते नहीं। वो कागजात एक अमीर व्यक्ति के पास गिरवी रख के कुछ पैसे लेकर प्रसाद घर लौट आते हैं। उन पैसों में से कुछ पैसे अपनी बहू अनामिका को चूड़ियाँ बनाने के लिए देते हैं और बाकी बचे हुए पैसे बेटा रमेश को देते हैं ताकि वो जाके राशन के दुकान से घर के जरूरतमंद चीजें लेकर आए। ये सब उसके आंखों के सामने होते देख शारदा को बहू पे बड़ा गुस्सा आता है और वो मनी मन कहती है, मेरी मंजूरी के बिना तुम मिट्टी की चूड़ियाँ कैसे बनाती हो? मैं भी देख लूंगी बहू। मन तो ऐसा हो रहा था कि लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिला के बहू पे डाल दे। अगले दिन अनामिका अपने पति रमेश की मदद से बैलगाड़ी पर चूड़ियाँ बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती है। पानी का भी इंतजाम वो कर लेती है। वो आग का भी बंदोबस्त कर लेती है। उसी के साथ रंग और जो चरखा चाहिए था उसका भी बंदोबस्त अनामिका कर लेती है। दिन भर घर का कामकाज करती थी और रात में मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने लगी। ये सब देखकर शारदा का मन पिघल गया, पर उसने कभी जताया नहीं। अनामिका के पति रमेश उसे मदद किया करता था। कभी कभार चाय बना के वो अनामिका को पिलाता भी था। कुछ दिनों के बाद अपनी बनाई सारी चूड़ियों को ठेले पर रख के सास ससुर के पास जाकर वो उनसे आशीर्वाद लेती है।
माँ पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके आशीर्वाद से मैं इन मिट्टी की चूड़ियों का व्यापार अच्छे से कर सकूं। जरूर सफलता तुम्हें मिलेगी बहू, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, तुम्हारी ये मेहनत तुम्हें सफल बनाएगा, ध्यान से जाना। हाँ अनामिका, अपना ध्यान रखना। सभी की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराती है और अपना ठेला लेकर चली जाती है। अपने चूड़ियों के ठेले को ढकेलते हुए वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक शहर के पास जाती है और वहाँ गली गली घूमकर वो कहने लगती है, सभी माँ बहनों इधर आओ, मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से लेके जाओ। आओ माँ बहन आओ, मिट्टी की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी मिट्टी की चूड़ियाँ। इस तरह कहते कहते वो आगे बढ़ रही थी। अनामिका की आवाज सुन के कई लोग अनामिका की मिट्टी की चूड़ियाँ देखने के लिए आते हैं। मालकिन, आप देख के तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी लग रही हैं। आपके इन सुंदर सुंदर हाथों में मिट्टी की चूड़ियाँ बड़े ही मनमोहक देखने लगेंगे। आप और भी खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से सभी को मिट्टी की चूड़ियाँ दिखाती है। उसकी बातें सुनकर पैसे देकर अनामिका से वो मिट्टी की चूड़ियाँ पहन लेती है। उसके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक और महिला अनामिका के ठेले के पास आती है। मालकिन, आप तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह है। आप पे ये चूड़ियाँ बहुत जचेंगी। उसकी बातें सुन के वो महिला भी अनामिका से 2 दर्जन मिट्टी की चूड़ियाँ खरीद लेती है। अनामिका इस तरह अपनी बुद्धि और प्यारी प्यारी बातों से शहर के गली गली घूमकर सभी से मीठी मीठी बात करती है और सभी को मिट्टी की चूड़ियाँ बेचती है। इस तरह वो शाम तक घूमती है। चूड़ियाँ बेचकर जो पैसे इकट्ठे करती है उसे लेकर वो घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद अनामिका की पहली कमाई देखकर परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका अपने हाथों से मिट्टी की चूड़ियाँ बनाया करती थी और उसे ठेले पे रख के घूम घूम के बेचा करती थी। और उन मिट्टी की चूड़ियों को बेचकर अनामिका अपने परिवार का ख्याल भी रखती थी और धीरे धीरे गिरवी रखे घर को उसी पैसों से वो छुड़ा लेती है और फिर सास ससुर पति बच्चों के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। सफेद बालों वाली बहू अनामिका उदास होकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी और एक के बाद एक अपने सफेद बालों को निकाल रही थी। इतने में गुस्से से सासू माँ शारदा अनामिका के पास आती है। अरे क्या बहू रानी, लाउड स्पीकर लेकर चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है या फिर सफेद बालों के साथ साथ कान भी बहरा हो गया है? ऐसा होने से अच्छा ही होता सासू माँ, मुझे अब शब्द सुनना नहीं पड़ता। लोग मुझे सफेद बालों वाली आंटी कहकर बुलाते हैं, कम से कम बुरा महसूस तो नहीं होता ना। क्यों दुखी होती हो बहू? सफेद बाल ही तो है, कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं है। अब से तुम्हें चूड़ियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओफो सासू माँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी आप यहाँ से जाइए। मेरे सफेद बाल निकालना हो जाएगा तो मैं हॉल में आ जाऊंगी। लेकिन तब तक मेरे पेट में चूहे कूदना तो बंद नहीं होगा। पहले तुम जाके राशन पानी लेकर आ जाओ, मैं खाना पकाती हूँ, खुद खा लूंगी और जो बचेगा वो तुम्हारे लिए रख दूंगी। अरे सासू माँ, मेरी परिस्थिति जानने के बाद भी आप मुझे बाहर भेजना चाहती हैं। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ रही हूँ, पर चूहे नहीं समझने वाले। ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, तुम ऐसे ही जाके जल्दी से ले आओ। अरे सासू माँ, जाके सामान लेके आना होगा। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है। हमारे घर के पीछे एक पुराना साइकिल रखा है ना, उसको लेकर जाओ। ऐसा कह के अनामिका को कुछ कहने का मौका ना देते हुए वहाँ से चुपचाप वो चली जाती है। अब अनामिका के पास कोई चारा नहीं था, वो 2-3 पके हुए बाल निकालती है। मेरे पेंशन आने से पहले मेरे सफेद बाल आ गए। जान पहचान के लोग, अनजाने लोग मेरे सफेद बालों को देखकर आंटी आंटी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। ऐसा कहकर वो एक साड़ी पहन के साड़ी के पल्लू से सर को ढककर सासू माँ जो हॉल में सोफे पे बैठी थी वहाँ जाती है। शारदा उसे देखकर आश्चर्य हो जाती है। ये क्या बहू, ऐसे पल्लू क्यों डाल रखा है? बाहर बहुत धूप है ना सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगेगी। धूप वूप कोई वजह नहीं है बहू, साफ साफ कहो ना कि सफेद बाल देखकर लोग हंसेंगे, इसलिए किया है। इस तरह कहकर शारदा हंसने लगती है। ये देखकर अनामिका का चेहरा ओल जैसा लाल हो जाता है। अनामिका को गुस्सा आ रहा है, ये बात शारदा समझ जाती है और अपनी हंसी रोक देती है। फिर ज्यादा बात न करते हुए क्या क्या लाना है वो लिस्ट अनामिका को बताने लगती है। इस बीच अनामिका कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, सर का गोश्त और बोटी भी चाहिए आपको। क्या सफेद बालों वाली बहू, कैसी बात कर रही हो? ये कैसा लिस्ट दे रही है आप सासू माँ? हम बस 4 सदस्य हैं,
और आप जो लिस्ट दे रही है वो मृत्यु दिवस और जन्म दिवस के लिए पर्याप्त है। ये लो, और जो कह रही हूँ वो करो। अब अनामिका करती भी क्या, हाथ में एक बैग ली, पल्लू से अपने सर को ढकी और पास के ही किराने में सामान लाने के लिए अनामिका पैदल चली गई। तभी रास्ते में नारियल तेल का डब्बा लिए हुए कमला को देखती है। आओ सुमति, बालों में अगर नारियल तेल नहीं लगाया तो तुम्हारी हालत भी अनामिका जैसा होगा। जब वो ऐसा कह रही थी तभी देखती है कि अनामिका पल्लू से अपने सर को ढक के दुखी होकर उसी रास्ते से गुजर रही है। रुको अनामिका, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम ही सुमति को बोलो, अगर वो बालों में तेल नहीं लगाएगी तो क्या होगा। ऐसा कह के वो अनामिका के सामने आके उसे रोक लेती है। साड़ी के पीछे से अनामिका को देखकर कमला हंसने लगी। अनामिका वहाँ से भागते हुए किराने की दुकान चली जाती है। वहाँ जाके वो दुकानदार को सामान का लिस्ट देती है। भैया जल्दी से ये सारे सामान दे दीजिए ना। मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से सारा सामान लाके तुम्हें दे देता हूँ। उनके कहने के बाद अनामिका साइड में जाके साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को ढककर खड़ी हो जाती है। आधे घंटे बाद लिस्ट के सारे सामान लेकर उसे कोई देख ना रहा हो इस बात का ध्यान रखते हुए वो घर के तरफ भाग के आने लगती है। बीच रास्ते में करी पत्ता लेकर अमृता अनामिका को देखकर पहचान लेती है और उसे रोकती है। उसे देखकर अनामिका शर्मिंदा होती है, पर अमृता मुस्कुराती है। अनामिका, ये करी पत्ता ले लो, तुम्हारी सासू माँ ने ये करी पत्ते तुम्हारे लिए मंगवाए थे। अब तुम रास्ते में दिख गई तो तुम ही लेते जाओ। हंसते हुए वो वहाँ से चली जाती है। मनी मन अनामिका सासू माँ को खड़ी खोटी सुनाती है और पत्ते लेकर जाने लगती है। अमृता से पत्ते लेने के बाद अनामिका बहुत तेज चल रही होती है। जब वो जा ही रही थी तभी बीच रास्ते में एक आदमी शैम्पू बेच रहा था। वो आदमी अनामिका को पहचान लेता है और कहने लगता है, मैडम मैडम मैडम, आप अनामिका है ना? नहीं नहीं, मैं अनामिका नहीं हूँ। जब वो जाने लगी तो वो आदमी अनामिका के सामने आके खड़ा हो गया और उसे रोकने लगा। अरे सुनिए सुनिए, अब झूठ क्यों बोल रही है? जो भी अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए अपने सर में पल्लू रखा हो वही मेरी बहू है, ऐसा आपकी सास ने कहा है। अब तक आप ही ने बस अपने सर को पल्लू से छुपा रखा है, मतलब आप ही अनामिका है। ये सब सुनकर अनामिका आग बबूला हो जाती है। मनी मन शारदा के लिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शैम्पू वाले से शारदा के बारे में सुनने के बाद वो उसे पैसे देती है। फिर अनामिका घर पहुंचती है। घुसते ही वो पहले शारदा को ढूंढने लगती है। तब तक शारदा एक कटोरी भर के काला पदार्थ लेकर आती है। जैसी शारदा उसके पास आती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है कि सभी को उसके सफेद बालों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी। शारदा कोई जवाब नहीं देती है, वो मुस्कुराती है और वो काला कटोरी उसके हाथों में दे देती है। सासू माँ, ये सब क्या है? काला कोयला का जूस, इसे लगा लो। तुम्हें बाहर के केमिकल वाले डाई लगाने से डर लगता है ना, तो इसीलिए है, लगा लो। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के हाथ से सारा राशन का सामान लेके किचन की तरफ चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका की आदत हो चुकी थी हर दिन सुबह सुबह अपने सफेद बालों को निकालने का। हर दिन सुबह सुबह उठ के अपने सफेद बालों को वो हटाया करती थी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर। ऐसा करते करते अब अनामिका को गंजापन आ जाता है। तभी एक दिन जब अनामिका ने खुद को शीशे में देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और इधर अनामिका को टकला देखकर शारदा, प्रसाद और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। कहानी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।